नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का बायोमित्रा मनीजानी यूट्यूब चैनल पर। आज अपन लाइकेन, कवक और माइकोराइजा ये तीन टॉपिक कवर करने वाले हैं और बहुत अच्छे से कवर करने वाले हैं। एक एक पॉइंट जो एनसीईआरटी के अंदर है, जो एनसीईआरटी से बाहर हमें पढ़ना चाहिए, समझने लायक चीज़ है, जहाँ से एग्जाम में सवाल आ सकते हैं। हर एक वो चीज़ मैं आज आपको इस क्लास में देने वाला हूँ। और तीन बातें इस क्लास को शुरू करने से पहले आप सभी लोग सुन लो। पहली बात, इसके अंदर तीन चीज पढ़ने वाले हैं, ये तो अपन मैंने बता दिया, कवक, लाइकेन और माइकोराइजा। हमें इस क्लास के अंदर 90% जो टाइम है वो कवक को देना है। बाकी के 10% में, या फिर मैं कहूँ 10% से भी कम समय लगेगा, जिसमें अपन लाइकेन और माइकोराइजा कवर कर लेंगे, क्योंकि छोटे छोटे टॉपिक हैं और आप एनसीईआरटी में देखोगे तो भी 4-4, 5-5 लगेंगे। ठीक है, तो इनमें कोई ज्यादा हेडेक नहीं है। ये इनके साथ में क्यों पढ़ते हैं, ये जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो समझ आ जाएगा कि लाइकेन और माइकोराइजा को कवक के साथ में क्यों लिए। ठीक है, लेकिन अभी के लिए आप मेरी बातें सुनिए। सबसे पहली बात तो, कवक ये जो टॉपिक है, इससे दो सवाल कंफर्म है। यानी कि आपके लेब असिस्टेंट के एग्जाम में ये समझ लो, कवक से दो सवाल कंफर्म है। अगर मैं पिछले पैटर्न को ऑब्जर्व करूं, आपको बताऊं, तो दो सवाल यहां से फिक्स बनेंगे। दूसरी बात, इस क्लास से बाहर आपको सवाल नहीं दिखेगा, चाहे वो कवक की बात हो, चाहे लाइकेन की बात हो, चाहे माइकोराइजा की बात हो, क्योंकि इस क्लास में पूरी एनसीईआरटी कवर है। उससे बाहर भी कुछ चीजें मैंने ली हैं जहां से सवाल बन सकते हैं, और इतने अच्छे तरीके से मैं आपको समझाऊंगा कि आपको इसमें याद करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप ढंग से मेरे साथ पूरी क्लास सुन लेते हैं, मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि आपको 10-15 मिनट से ज्यादा इस टॉपिक को याद करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगी। ठीक है, और मैं एक चीज और बताना चाहता हूं। पहली बात तो होगी, दो सवाल आनी है। दूसरी बात, इस क्लास से बाहर सवाल नहीं जा सकता। एक कुछ और थी, मैं भूल गया, चलो कोई नहीं, अपन शुरू करते हैं। याद आएगी तो बता देंगे। और हाँ, कुछ बच्चे कह रहे थे सर क्लास लाओ क्लास लाओ, तो आगे फाइनली क्लास, मतलब बच्चे बहुत वेट करते हैं इसका। मुझे फक्र है कि बच्चों को समझ में आ रही है क्लास है और इतना वेट करते हैं मेरे लिए। तो जो मैंने वेट कराया आपके लिए, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। बाकी क्लास से आएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको गुरुजी पे इतना तो विश्वास होना ही चाहिए। वैसे गुरुजी क्या है, मैं तो आप अपना भैया मानो। ठीक है, लेकिन अपन आज शुरू करते हैं कवक को। और बोटनी यहाँ से स्टार्ट होती है। बोटनी के अंदर कोई ज्यादा चीजें नहीं है। आपका सिलेबस मैं करवा दूंगा, 100% करवा दूंगा। अब तो कुछ बचा ही नहीं है, बहुत कम चीजें बची हुई है। चलो शुरू करते हैं अपन। सबसे पहले अपन किसको उठाएंगे, कवक। सबसे पहले कवक। कवक यानी कि फंजाई, ये अपन उठाते हैं, कवक या फंजाई। हेडिंग लगाएंगे सभी लोग, कवक या फंजाई। ठीक है, कवक या फंजाई के अंदर कुछ 4-5-6-7 जितनी इंपॉर्टेंट बातें, पहले अपन इसके जनरल कैरेक्टर पढ़ लेते हैं, फिर अपन इसका वर्गीकरण करेंगे। समझ गए मेरी बात को? एक बार मैं कह रहा हूं, आप ईमानदारी से सुन लो, ईमानदारी से सुन लो। बहुत अच्छे से मैं आपको ये टॉपिक क्लियर करवा दूंगा, बहुत अच्छे से। ठीक है, सबसे पहली बात कवकों के बारे में, सबसे पहला पॉइंट आपको लिखना है कि जो कवकों का अध्ययन होता है, कवकों का अध्ययन, स्टडी ऑफ फंजाई, उसको क्या कहते हैं, माइकोलॉजी। क्या कहते हैं, माइकोलॉजी। माइकोलॉजी, ठीक है, माइकोलॉजी। कवकों के अध्ययन को क्या कहते हैं, माइकोलॉजी। पहली बात क्लियर? क्यों? क्योंकि ये माइकोटा वर्ग से आते हैं। कवक जो होते हैं ये माइकोटा वर्ग से आते हैं, माइकोटा वर्ग से आते हैं या संबंध रखते हैं। तो ये दोनों बातें तो आराम से याद हो जाएगी कि कवक जो है वो माइकोटा वर्ग से आते हैं और कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। अब इसी से जुड़ा हुआ एक शब्द है, मतलब जुड़ा हुआ क्या, इसके जैसा जैसा फाइकोलॉजी, तो वो शैवालों के अध्ययन को, एल्गी का जो अध्ययन होता है, स्टडी ऑफ एल्गी, उसको फाइकोलॉजी कहते हैं। वो अपन जब शैवाल पढ़ेंगे उस समय बात करूंगा। लेकिन यहाँ पे माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन और फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि दोनों में आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन से एल्गी में है, कौन सा फंजाई में। तो याद रखना विशेषकर कि फंजाई के अंदर या कवकों के अंदर माइकोलॉजी होती है। ठीक है, पहली बात क्लियर। दूसरी बात,
दूसरी बात यह है सर कि कवकों की जो कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन की बनी होती है। ये बहुत जनरल कैरेक्टर है जहां से सवाल सीधे छपते हैं। ठीक है, तो कवकों की कोशिका भित्ति क्या होती है? काइटिन की बनी होती है, काइटिन। ठीक है, काइटिन की बनी होती है। अब ये इतने नॉर्मल से पॉइंट है, कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि सर इतने सिंपल क्या पढ़ा रहे हैं, तो मैं बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं, मैं आपको एडवांस लेवल तक जाऊंगा। आप क्लास में बने रहो, मैं वहां तक लेके जाऊंगा जहां पे एनसीईआरटी भी नहीं है। लेकिन शुरुआत अपन बेसिक से कर रहे हैं, क्योंकि मैथ वाले बच्चे भी हैं कुछ जिनको बायो समझ में नहीं आई, वो भी बच्चे हैं, तो अपन जीरो से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो 2 पॉइंट क्लियर। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी और कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। क्लियर है। तीसरी बात इसकी ये है कि इनकी जो मुख्य काय होती है, काय का मतलब शरीर, इनकी मुख्य काय अगुणित होती है, यानी कि हैप्लॉइड, वह थैलस होती है। एक शब्द होता है थैलस, अगुणित व थैलस होती है। ठीक है, 3 पॉइंट के लिए मुख्य काय कैसी होगी? अगुणित व थैलस होती है। चौथा पॉइंट, ज्यादातर कवक बहुकोशिकीय यानी कि मल्टी सेल्यूलर बहुकोशिकीय व यूकेरियोट्स होते हैं। ठीक है, यूकेरियोट्स होते हैं। ये बात क्लियर है कि ज्यादातर मोस्ट ऑफ द फंजाई जो आपको मिलेंगे वो बहुकोशिकीय मिलेंगे, मल्टी सेल्यूलर मिलेंगे। और यूकेरियोट्स तो होते ही, यूकेरियोट्स तो सारे ही होते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बहुकोशिकीय में मैंने एक शब्द लिखा ज्यादातर, कुछ एक्सेप्शन है इसका मतलब। तो एक्सेप्शन के तौर पे आप ध्यान में रखेंगे यीस्ट को। यीस्ट क्या है? एक कवक है यीस्ट। ये जो होता है ये आपका एक कोशिकीय होता है। ये क्या होता है? एक कोशिकीय होता है। यीस्ट जो होता है ये आपका मोनोसेल्यूलर होता है। ठीक है, क्लियर। ज्यादातर कवक बहुकोशिकीय यूकेरियोट्स, लेकिन यीस्ट एक्सेप्शन रहेगा, ये मोनोसेल्यूलर यानी कि एक कोशिकीय। ठीक है, कितनी बातें मैंने बताई आपको? 4 या 5 बातें मैंने आपको बताई। पहली, कवक जो है वो माइकोटा वर्ग से आते हैं। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी होती है। कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होगी। मुख्य काय अगुणित व थैलस, और ज्यादातर कवक बहुकोशिकीय व यूकेरियोट्स होते हैं। और एक्सेप्शन के तौर पे आपको क्या याद रखना है? यीस्ट याद रखना है। ठीक है, अगली बात, कवकों में या इनमें यूनिसिस्टर्नल गोल्जी बॉडी पाई जाती है। गोल्जी बॉडी पाई जाती है। ये सीधे सीधे जो फैक्ट है ना, सीधे सीधे सवाल है, समझो, सीधे सीधे एग्जाम में छपेंगे। अब कुछ बच्चों को समझ में नहीं आएगा सर यूनिसिस्टर्नल का मतलब क्या होता है। तो जब मैंने आपको कोशिका वाला चैप्टर पढ़ाया उस समय मैंने हर एक कोशिकाओं को अलग अलग बहुत अच्छे से समझाया। गोल्जी बॉडी के अंदर जो है वो सिस्टर्नी क्या चीज होती है, वहां पे आपको कोशिका वाले लेक्चर देखने पड़ेंगे। हर एक चीज को मैं यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं कर पाऊंगा। तो इनके अंदर जो सिस्टर्नी होती है केवल एक ही होती है, इसलिए इसे अपन क्या कहते हैं? यूनिसिस्टर्नल, एक सिस्टर्नी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स, वेसिकल्स, ये क्या होते हैं? गोल्जी बॉडी के 4 पार्ट होते हैं, सिस्टर्नी, वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स और गोल्जी वैक्यूल। ये 4 पार्ट होते हैं जिससे गोल्जी बॉडी बनी होती है। ठीक है, तो डिटेल में आप वहां पे देख सकते हैं। लेकिन अभी यहाँ पे ये समझना है कि इनके अंदर जो गोल्जी बॉडी होगी वो यूनिसिस्टर्नल होती है। ठीक है, इनमें जो गोल्जी बॉडी होती है वो कैसी होती है? यूनिसिस्टर्नल गोल्जी बॉडी होती है। ठीक है, ये 5 पॉइंट आप नोट करो, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट कर लो, जो भी करना है। ठीक है, आगे बढ़ू मैं, मिटा सकता हूं इसको? मिटा दो, चलो। अब कुछ और बातें अपन पढ़ेंगे। अभी तक हमने क्या पढ़ा? माइकोटा वर्ग से आते हैं,
अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। कोशिका भित्ति काइटिन की होती है। मुख्य काय एगुणित और थैलस। ज्यादातर बहुकोशिकीय यूकेरियोट्स, एक्सेप्शन यीस्ट हो जाएगा और यूनिसिस्टर्नल गोल्जी बॉडी हो जाएगी। बस इतनी बातें पढ़ी। अब देखो अगला जो पॉइंट है ना वो ये है कि कवक जो है ये सर्वव्यापी होते हैं। सर इसका क्या मतलब? सर्वव्यापी यानी कि हर जगह मिलते हैं। कवक सर्वव्यापी, सर्वव्यापी मतलब हर जगह आपको देखने को मिलेगी। ब्रेड पे है ना, अलग अलग जगहों पर कवक आपको दिख जाएंगे, फफूंदे जो होते हैं वो आपको दिख जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे कवक सर्वव्यापी यानी कि हर जगह पर मिलते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट नाम है जैसे कि गोबर पे कौन सा मिलेगा, बाल और नाखून पे कौन सा मिलेगा, लकड़ी पे कौन सा मिलेगा। ये सवाल पिछली बार आया भी था, ठीक है। हाँ, एक जो तीसरी बात मैं बताना चाह रहा था कि ज्यादातर यहाँ से सवाल जो आने के चांसेस है, ज्यादातर नहीं मैं कहूँ 90% सवाल आने के चांसेस जो है वो इसके एग्जाम्पल से है। सबसे ज्यादा चांस जो आपको मैं आगे करवाऊंगा, फाइकोमाइसिटीज के कौन से हैं, उनके क्या काम है, उनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात, एस्कोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, उनके एग्जाम्पल से सवाल आने के सबसे ज्यादा चांस है। ये तीसरी बात थी जो मैं वहां पे बताना भूल गया, ठीक है। अब देखो सर्वव्यापी यानी कि हर जगह मिलते हैं। कहाँ कहाँ पे? जैसे कि मैं कहूँ एक कवक होता है गोबर पे कौन सा मिलता है? गोबर पर कोर्टिकोलस, ठीक है, कोर्टिकोलस, ठीक है। गोबर पे कौन सा मिलेगा? सॉरी, कोर्टिकोलस छाल पे मिलेगा, गोबर पे कोप्रोफाइलस मिलेगा। ये किस पे मिलेगा? छाल, छाल होती है तन्ने की या पौधे की, उस पे कोर्टिकोलस। गोबर पे मिलेगा कोप्रोफाइलस, गोबर पर कोप्रोफाइलस। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिछली बार यहां से सवाल आया था, इसका मतलब इंपॉर्टेंट है। अब एक आता है एपिजाइलिक और एक आता है जाइलोफाइलस, है ना। एक तो मिलेगा आपको लकड़ी पर, लकड़ी पर, लकड़ी पर कौन सा मिलेगा? एपिजाइलिक, एपिजाइलिक। और एक आपका जली हुई लकड़ी पर, जली हुई लकड़ी पर, उसमें मिलेगा आपको जाइलोफाइलस, जाइलोफाइलस, ठीक है। और एक आपके बाल और नाखून, बाल और नाखून, इनसे जो कवक मिलता है उसका नाम है किरेटिनोफाइलस, किरेटिनोफाइलस, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखने हैं, कम से कम इतने जरूर ध्यान में रखने। बहुत सिंपल सिंपल से हैं कि भाई छाल पर कोर्टिकोलस, गोबर पर कोप्रोफाइलस, लकड़ी पर एपिजाइलिक, जली हुई लकड़ी पर जाइलोफाइलस और बाल और नाखून पे किरेटिनोफाइलस, है ना। तो ये यहाँ से पॉइंट लिंक हो रहा है, सर्वव्यापी यानी कि हर जगह पे मिलते हैं। तो कौन कौन सी जगह पे मिलते हैं कुछ एग्जाम्पल अपन इसके तौर पे देखें, तो ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। ये पॉइंट नोट करो। अभी तक हमने कितनी बातें पढ़ी? लगभग 6-7 बातें पढ़ चुके हैं। अगला अपन पढ़ेंगे इसके अंदर पोषण। क्या पढ़ेंगे? पोषण। मिटा दो इसको, चल पोषण। न्यूट्रिशन। पोषण की अगर मैं बात करूं तो कवकों के अंदर जो है वो क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, कवकों के अंदर क्लोरोफिल एब्सेंट रहता है। अब ये मैं बात क्यों बता रहा हूं, जैसे कि पेड़ पौधे हैं तो उनमें क्लोरोफिल मिलेगा, और अगर उसके अंदर क्लोरोफिल मिलता है मतलब वो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, है ना। जिनमें क्लोरोफिल मिलेगा वो अपना भोजन स्वयं बनाएंगे, और जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसको क्या कहते हैं? स्वपोषी, ऑटोट्रोपस। अब इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं है, नहीं है मतलब ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाएंगे, और स्वयं नहीं बना पाएंगे मतलब स्वपोषी नहीं है, तो क्या हो जाएंगे? परपोषी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? परपोषी। यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा था कि इनमें क्लोरोफिल का अभाव होता है, क्लोरोफिल का अभाव होता है, मतलब क्लोरोफिल नहीं मिलेगा
और पोषण जो है वो स्वपोषी होते हैं, ये सॉरी परपोषी होते हैं, ये परपोषी होते हैं। ठीक है, तो ये कैसे होते हैं, परपोषी होते हैं। अब परपोषी कई प्रकार के हो सकते हैं, परपोषी के कई प्रकार है, मृतोपजीवी हो सकते हैं, मृतोपजीवी हो सकते हैं, ठीक है, परजीवी हो सकते हैं, सहजीवी हो सकते हैं, है ना। ये परपोषी पोषण के भी अलग अलग प्रकार है कि परपोषी पोषण भी अलग अलग प्रकार का हो सकता है, जैसे कि मृतोपजीवी सेप्रोफाइटिक। इसका मतलब क्या होता है, ये जो इस प्रकार का जो पोषण करते हैं कवक, वो सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, सड़े गले जो पदार्थ होते हैं उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, तो वो मृतोपजीवी प्रकार का परपोषी हो गए। परजीवी क्या होते हैं, किसी जीवित जानवर पर या जीवित मनुष्य हो, कुछ भी हो XYZ, उससे अपना भोजन प्राप्त करें, तो ये परजीवी। इसमें तो क्या होगा, मृत यानी कि सड़े गले, और इसमें जीवित। और सहजीवी में क्या होते हैं, दो अलग अलग जीव एक साथ रहते हैं और दोनों को इसमें फायदा होता है ना। जैसे कि परजीवी में क्या हो रहा है, परजीवी के अंदर जिस जीव के ऊपर ये रह रहे हैं उसको तो नुकसान हो रहा है, जैसे अपने अंदर कोई कवक है तो अपने को उसके नुकसान है ना, लेकिन कवक को तो क्या फायदा है, उसको पोषण मिल रहा है, उससे जनन हो रहा है ना। तो यहाँ पे एक प्लस है एक माइनस है, जबकि यहाँ पे दोनों को प्लस हो रहा है, सहजीवी है ना, दोनों को फायदा हो रहा है, तो उसे सहजीवी कहते हैं। अब सहजीवी के अंदर ही अपन एग्जांपल पढ़ेंगे, एक तो लाइकेन और एक माइकोराइजा, ये सहजीवी संबंध दर्शाते हैं। अब जो ऊपर हेडिंग लिखी हुई है ना, वो यहां से समझ में आ जाएगी कि लाइकेन और माइकोराइजा जो होते हैं ये क्या होते हैं, सहजीवी संबंध दर्शाने वाले जीव हैं। जैसे कि मैं लाइकेन की बात करूं तो इसमें जो कवक है ना, वो कवक शैवालों के साथ सहजीवन संबंध दर्शाता है। लाइकेन में कवक शैवालों के साथ सहजीवन संबंध दर्शाता है, जबकि माइकोराइजा में कवक क्या करता है, जो हायर प्लांट्स होते हैं, उच्चतर पादप होते हैं, उनके साथ सहजीवन संबंध दर्शाता है। ठीक है, तो ये कवक से जुड़ा हुआ क्यों है, क्योंकि कवक जो है वो लाइकेन में शैवालों के साथ और माइकोराइजा में उच्चतर पादपों के साथ, हायर प्लांट्स के साथ सहजीवी संबंध दर्शाते हैं। डन, चलो नोट कर लो, ये पोषण अपना क्लियर। पोषण कैसे होता है ये बात मैं आपको समझा चुका हूं, ठीक है। मिटा दो इसको, ये कौन सा पॉइंट था, जो भी पॉइंट था आप पॉइंट नोट करना चाहो तो 7-8 नंबर जो भी। अब अपन पढ़ेंगे अगला पॉइंट, इनकी बॉडी की संरचना, है ना। इनकी जो बॉडी होती है, जिसको अपन शरीर या काय बोलते हैं, उसकी संरचना। ठीक है, अगला पॉइंट है बॉडी या काय, जिसको अपन कह सकते हैं उसकी संरचना। ठीक है, अब देखो कवकों की जो बॉडी होती है, कवकों की जो बॉडी होती है वो किससे बनी होती है, इनका शरीर पतली लंबी नलिका नलिकाकार संरचनाओं से निर्मित होता है। संरचनाओं से निर्मित होता है, जिन्हें हाइफी कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइफी, या फिर हाइफा भी आ सकते हैं, है ना। हाइफा तो क्या है, सिंगुलर, हाइफा तो क्या है सिंगुलर, और ये क्या हो जाएगा प्लूरल, है ना। जब एक हो, एक नलिकाकार संरचना हो तो उसको हाइफा कहते हैं, दो या दो से अधिक हो जाए तो उसको हाइफी कहते हैं। तो ये संरचना जो लंबी पतली नलिकाकार संरचना होती है, जिन्हें अपन हाइफा कहते हैं, और इन नलिकाकार संरचनाओं का जो जटिल जाल होता है वो माइसीलियम कहलाता है। क्या कहलाता है, माइसीलियम, माइसीलियम। हिंदी में इसको बोलते हैं कवक जाल।
ठीक है, तो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट वर्ड पे आप फोकस करेंगे, हाइफा और माइसीलियम या कवक जाल। तो आपसे पूछ ले कि फंजाई की जो बॉडी होती है वो क्या होती है, माइसीलियम, कवक जाल होती है। ठीक है, अब ये बढ़ता किससे, इससे। कैसे, समझो। मान लो एक पतली लंबी नलिकाकार संरचना है ना, ये आपकी एक है, तो ये कैसे बना है, ये मान लो पतली लंबी नलिकाकार संरचना है, जिसको अपन क्या कहेंगे, ये तो है हाइफा, है ना, ये तो है हाइफा। अब यहाँ पे ये संरचना दो तीन हो जाए, है ना, दो तीन संरचना हो जाए, ऐसे क्या ही बना रहा हूं मैं, है ना, ये दो तीन हो जाए तो इसको अपन कहते हैं हाइफी, है ना। और इसका अगर जटिल जाल बन जाए, ऐसे पूरी संरचना ऐसे, है ना, इसमें बहुत सारी जब हाइफा आ जाती है तो इसको बोलते हैं माइसीलियम। और जटिल जाल बनता है तभी तो कवकों की बॉडी का निर्माण होता है ना। तो बहुत सारी हाइफा मिलकर के कवक का शरीर बनाती है, कवक या अपन कवक जाल बनाती है, जिसको माइसीलियम कहते हैं। ठीक है, तो यही बात मैंने यहाँ पे समझाई है कि कवक की जो संरचना होती है वो माइसीलियम होती है। और माइसीलियम के अंदर क्या होता है, माइसीलियम के अंदर हाइफा होती है, हाइफा का जटिल जाल बन जाता है, तो उसी को अपन माइसीलियम नाम देते हैं। समझ गए बात को। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना इसको। जितने भी पॉइंट मैं बता रहा हूँ सारे इंपॉर्टेंट ही है, एक भी पॉइंट फालतू में लाया ही नहीं, जो काम का नहीं है उसका मतलब ही नहीं। ठीक है, तो ये अपना अगला पॉइंट भी डन। कितनी बातें हो चुकी है, अभी एक बार रिवाइज करेंगे फटाफट। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है, माइकोलॉजी। कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होगी। ठीक है, कवक जो होते हैं वो मुख्य काय, एगोनित और थैलस। ज्यादातर कवक बहुकोशिकीय और यूकेरियोट्स होते हैं, लेकिन ये एक कोशिकीय होता है। ठीक है, इनमें यूनिसिस्टर्नल गोल्जी बॉडी पाई जाती है। ठीक है, उसके आगे मैं बात करूं तो उसके अंदर हमने बात किया कि कवक सर्वव्यापी होते हैं, यानी कि हर जगह देखने को मिलते हैं। कोर्टिकोलस, कोप्रोफाइलस गोबर पर, कोर्टिकोलस छाल पर, एपिजाइलिक लकड़ी पर, जाइलोफाइलस जली हुई लकड़ी पर, किरेटिनोफाइलस बाल और नाखून पर। फिर हमने बात किया कि भाई पोषण कैसे होता है इनमें। तो पोषण में हमने कहा कि इनमें क्लोरोफिल तो होता नहीं है, और अगर क्लोरोफिल नहीं है तो स्वपोषी तो होंगे नहीं, तो परपोषी हो जाएंगे। अब परपोषी प्रकार का पोषण कवकों में होता है। फिर परपोषी में भी हमने कहा कि मृतोपजीवी हो सकते हैं, परजीवी हो सकते हैं, सहजीवी हो सकते हैं। मृतोपजीवी क्या होते हैं, जो मृत पदार्थों से, सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। परजीवी जीवित पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। और सहजीवी दो जीव साथ साथ रहते हैं, दोनों को फायदा होता है, जैसे कि लाइकेन, जैसे कि माइकोराइजा। लाइकेन में जो कवक होते हैं वो शैवालों के साथ, और माइकोराइजा में कवक जो होते हैं वो उच्चतर पादपों की जड़ों के साथ रहते हैं। ठीक है, फिर हमने बात की कि बॉडी की संरचना कैसी होती है। बॉडी की संरचना मैंने कहा कि इनमें जो बॉडी बनती है वो हाइफा, एक नाम की पतली नलिकाकार संरचना होती है। और वही हाइफा जब जटिल जाल बना दे, बहुत सारी हाइफा आपस में जुड़ेगी तो एक जटिल जाल बन जाएगा, है ना, तो वो क्या हो जाता है, माइसीलियम कहलाता है, और वही इसकी बॉडी का निर्माण करता है। डन है इतनी बातें। अगर इतनी बातें डन है तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं। अब देखो एक बात मुझे यहाँ पे और बतानी, इसके साथ मैं बताऊंगा तो आपको आसान रहेगा। माइसीलियम जो कवक जाल होता है ना, ये दो प्रकार का होता है। दो प्रकार कौन से सर, या तो ये होगा अपट्टीय, अपट्टीय और अशाखित, अपट्टीय एवं अशाखित, ये दोनों साथ में चलेंगे। या फिर ये होगा पट्टीय एवं शाखित, पट्टीय एवं शाखित। सर ये क्या हुआ, समझ में नहीं है। अपट्टीय का मतलब, मान लो ये आपका क्या है, हाइफा है। ठीक है, ये आपकी हाइफा है, तो इसके अंदर जो है वो ऐसे पट नहीं बने हुए, पट मतलब ऐसे खांचे नहीं बने हुए, तो इसको कहते हैं अपट्टीय, है ना। और इसके अंदर कोई ब्रांच नहीं है, इसके अंदर कोई ब्रांच भी नहीं है। तो ये जो प्रकार का कवक जाल होता है ना, ये, अब इनमें देखो कोई न तो इसमें कोई पट बना हुआ है और न इसमें कोई ब्रांचिंग है, तो ये अपट्टीय है, अशाखित। दूसरा पट्टीय है, अशाखित क्या होगा, इसमें कवक जाल कुछ इस तरह का होगा, कवक जाल जैसे कि यहाँ पे देखिए आप। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इनके अंदर एक तो ब्रांचिंग भी है, और देखो दूसरा इसके अंदर पट भी बने हुए, ये क्या है, पट बने हुए। तो
अलग अलग ये सेप्टेट है और ब्रांच्ड भी है। समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ये तो है अपट्टी एवं असाकित और ये हो जाएगा पट्टी एवं साकित। तो कवक जाल भी दो प्रकार का हो जाएगा, अपट्टी एवं असाकित या फिर पट्टी एवं साकित। ठीक है, अब ये जो होता है ना अपट्टी एवं असाकित, इसको संकोशिकी प्रकार का कहते हैं। ये कैसा है? संकोशिकी, सिनोसाइटिक, संकोशिकी प्रकार का कवक जाल जो होता है वो अपट्टी एवं असाकित प्रकार जो कवक जाल होता है उसको बोलते हैं। ठीक है, नोट कर लो, नोट कर लो इनको, इतनी बातें नोट कर लो। फिर अपन आगे बढ़ते हैं। मिटाओ इसको। चलो अब अपन क्या पढ़ेंगे? अब अपन पढ़ेंगे कवकों में जनन। हमने कवकों में पोषण देख लिया, हमने कवकों की जो बॉडी है उसकी संरचना देख ली, और क्या देखा? और भी बहुत सारी चीजें देखी। अगला पॉइंट आप हेडिंग लगाएंगे कवकों में जनन। इसको मैं मिटा दूं अब, है ना? कवकों में जनन, जनन। अब देखो कवकों में जनन तीनों ही प्रकार का होता है। इनमें कायिक जनन भी देखने को मिलेगा, इनमें अलैंगिक जनन भी मिलेगा और इनमें लैंगिक जनन देखने को मिलेगा। तीनों ही होते हैं। कायिक जनन भी होता है, अलैंगिक भी होता है और लैंगिक भी होता है। ठीक है, अब सबसे पहले अपन बात करें कायिक जनन की। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कायिक जनन, तो कायिक जनन जो है वो इनमें कौन कौन सी विधियों के द्वारा होता है? कायिक जनन इनमें विखंडन के द्वारा हो सकता है, बाइनरी फ्यूजन जिसको कहते हैं। ठीक है, दूसरी बात कायिक जनन इनमें खंडन के द्वारा हो सकते हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। ये हो जाएगा बाइनरी फ्यूजन, ये हो जाएगा फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है? कवक जाल जो होता है वो यांत्रिक चोटों की वजह से टूट जाता है ना, बाहरी आघातों से, यांत्रिक चोटों से जो इनका कवक जाल है, जो माइसीलियम है, वो टूट जाएगा। अब टूटने के बाद जितने भी टुकड़े बनेंगे ना उसके, वो सारे के सारे टुकड़े नए कवक में रूपांतरित हो जाएंगे। समझ रहे हैं? तो उसको कहते हैं विखंडन, फ्रेगमेंटेशन, यानी कि हर एक टुकड़े से नए कवक का निर्माण, वो फ्रेगमेंटेशन। और तीसरा इसके अंदर हो जाएगा मुकुलन, बडिंग। ठीक है, मुकुलन जिसको अपन कहते हैं बडिंग, इसको इंग्लिश में लिख देता हूं मैं, ये हो जाएगा बाइनरी फ्यूजन, ये हो जाएगा फ्रेगमेंटेशन और ये हो जाएगा बडिंग। और बडिंग किसमें होता है? यीस्ट में। बडिंग किसमें होता है? यीस्ट में। वही जो एक्सेप्शन था, एक कोशिकीय है यीस्ट, तो इसके अंदर मुकुलन के द्वारा जनन होता है। तो ये तो हो गया अपना कायिक जनन। ये तो क्या हो गया? कायिक जनन। अब अपन को क्या देखना है? अलैंगिक जनन। अब अपन को क्या देखना है? अलैंगिक जनन। दूसरा हो जाएगा अलैंगिक जनन, यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन के दौरान क्या होगा? अलैंगिक बीजाणुओं का निर्माण होगा, एसेक्सुअल स्पोर्स बनेंगे। और लैंगिक जनन के दौरान लैंगिक बीजाणुओं का निर्माण होगा, सेक्सुअल स्पोर का निर्माण होगा। ठीक है, तो कवकों के अंदर अलैंगिक जनन के दौरान, अलैंगिक जनन जो है वो अलैंगिक बीजाणुओं के कारण होता है। और ये अलैंगिक बीजाणु बनते कैसे हैं? माइटोसिस से, समसूत्री विभाजन से। इसलिए जो अलैंगिक बीजाणु होते हैं उनको अपन माइटोस्पोर कहते हैं। कवकों के अंदर वैसे तो 5 प्रकार के अलैंगिक बीजाणु बनते हैं, लेकिन मुख्यतः 2 अपन को ध्यान में रखने हैं। कौन कौन से? एक तो जू स्पोर जिसको चल बीजाणु कहते हैं, और एक दूसरा होता है कोनिडिया। दूसरा कौन सा होता है? कोनिडिया, जो कि आपका अचल बीजाणु होता है। ठीक है, तो कवकों के अंदर अलैंगिक जनन किससे होगा? सिंपल सी बात ध्यान रखनी, अलैंगिक जनन होगा अलैंगिक बीजाणुओं से। किससे होगा? अलैंगिक बीजाणुओं से। पहला पॉइंट। दूसरी बात, अलैंगिक बीजाणु बनते कैसे हैं? माइटोसिस से।
इसलिए ये जो अलैंगिक बीजाणु बनते हैं इनको माइटोस्पोर भी कहते हैं। तीसरी बात ये ध्यान में रखनी है, अलैंगिक बीजाणु मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, जूस्पोर, कोनिडियम। जूस्पोर, कोनिडियम। कवकों में सबसे सामान्य प्रकार का सवाल आ जाए, कवकों में सबसे सामान्य प्रकार का अलैंगिक बीजाणु कौन सा होता है? एक मिनट, कवकों में सवाल आ जाए, कवकों में सबसे सामान्य प्रकार का अलैंगिक बीजाणु कौन सा होता है, तब आप क्या उत्तर देंगे? जूस्पोर या कोनिडियम? कोनिडियम। कैसे कवक, कैसे कोनिडियम, है ना? तो कवकों में सबसे सामान्य प्रकार का जो अलैंगिक बीजाणु होता है, एक मिनट रुक जाना, हाँ ठीक है, तो कवकों में सबसे सामान्य प्रकार का जो अलैंगिक बीजाणु वो कोनिडिया हो जाएगा। तो यहाँ पे कितनी बातें ध्यान में रखनी, सबसे पहले तो अलैंगिक जनन किससे होगा? अलैंगिक जनन अलैंगिक बीजाणुओं से होगा सर। अलैंगिक जनन किससे होगा? अपन लिख लेते हैं, अलैंगिक बीजाणु से। एसेक्सुअल स्पोर, अलैंगिक बीजाणु से। और ये बनते किससे हैं? माइटोसिस से। इनका निर्माण किससे होता है? माइटोसिस से। इस वजह से इन्हें क्या कहते हैं? माइटोस्पोर। दिख रहा है आपको? ऊपर लिख देता हूं, इसलिए इनको क्या कहते हैं? माइटोस्पोर। इसलिए इन्हें माइटोस्पोर भी कहते हैं, क्योंकि ये माइटोसिस से बनते हैं। क्लियर? अब देखो, अलैंगिक बीजाणु दो प्रकार के, कौन कौन से सर? एक तो हो जाएगा जूस्पोर, जूस्पोर, और दूसरा हो जाएगा, हिंदी में लिख देता हूं, फिर आप कहोगे सर इंग्लिश में पढ़ा दिया, जूस्पोर, और दूसरा हो जाएगा कोनिडिया। दूसरा क्या हो जाएगा? कोनिडिया। ठीक है, कोनिडिया जो होता है वो सबसे सामान्य प्रकार है, सबसे सामान्य। ठीक है, तो सवाल बन जाए कि कवकों में सबसे सामान्य प्रकार का अलैंगिक बीजाणु कौन सा है? कोनिडिया। ठीक है, अब देखो, जूस्पोर जो होता है ना, ये होता है चल बीजाणु, यानी कि ये मोटाइल होता है, चल होता है, तो ये क्या हो जाएगा? अचल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? अचल हो जाएगा। ठीक है, ये चल बीजाणु हो जाएगा। दूसरी बात, जूस्पोर जो होता है ये आपका भित्ति रहित होता है। ठीक है, यानी कि अपन कह सकते हैं ये कैसा होता है? नग्न होता है। ठीक है, नग्न कह दो या भित्ति रहित कह दो, एक ही बात। ठीक है, और तीसरी बात, ये जो होता है ये कैसे बनता है? जूस्पोर जो है ये आपका अंतर्जात बनता है। इसका निर्माण जो है, नीचे लिख दो इसको, इधर लिख देता हूं, इसका निर्माण अंतर्जात रूप से होता है। तो तीन बातें इसमें ध्यान रखनी। अब इसको जस्ट उल्टा कर दो भाई, ये चल है तो ये अचल हो जाएगा, ये नग्न है तो ये भित्ति युक्त हो जाएगा, ये भित्ति युक्त हो जाएगा, ये अंतर्जात है तो ये बहिर्जात हो जाएगा। पहले मुझे बताओ, चल का मतलब समझ आ गया? जो स्पोर है ये मोटाइल होगा, ये नॉन मोटाइल होगा, अचल हो जाएगा। ये होता है नग्न, यानी कि इसके ऊपर भित्ति नहीं मिलेगी, जबकि ये क्या होता है? भित्ति युक्त होता है। तीसरी मैंने कहा कि अंतर्जात, मतलब इनका निर्माण जो है वो अंतर्जात, एंडोजीनियसली अंदर की तरफ होता है, जबकि कोनिडिया बहिर्जात रूप से बाहर बनते हैं। तो ये इसका मतलब है। समझ गए मेरी बातों को? कायिक जनन समझ में आ गया, अलैंगिक जनन समझ में आ गया, तो मैं आगे बढ़ूं। समझने लायक कुछ ज्यादा चीजें हैं। कायिक जनन क्या होगा भाई? कायिक जनन जो है वो तीन प्रकार के हो सकता है, विखंडन, खंडन या मुकुलन। अलैंगिक जनन मैंने कहा अलैंगिक बीजाणुओं से होगा। अलैंगिक बीजाणु बनते कैसे हैं? माइटोसिस से। होते कौन कौन से है? जूस्पोर और कोनिडिया। सबसे सामान्य कौन सा? कोनिडिया। जूस्पोर और कोनिडिया में डिफरेंस क्या है? तो ये चल नग्न अंतर्जात, ये अचल भित्ति युक्त बहिर्जात। एक याद रख लो, दूसरे में अपने आप उल्टा कर देना, जो भी आपको याद रखना क्या कहते हैं सहूलियत लगे वो याद रख लेना। ठीक है, ठीक है, इतनी बातें अगर आपको समझ में आई तो फिर मैं आगे बढ़ूं। बताओ, इतनी बातें समझ में आ गई?
मिटा मिटा दू। अब तीसरा बचा लैंगिक जनन। स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूं, अगर आप ध्यान से समझ रहे हैं तो सारी चीजें आपको मैं जोड़ दावा बता रहा हूं, सारी चीजें। ठीक है, अपना बचा था लैंगिक जनन। तो ये हम बात कर चुके हैं कि लैंगिक जनन जो है वो लैंगिक बीजाणु से होगा। किससे होगा? लैंगिक बीजाणु से। लैंगिक बीजाणु से। सर लैंगिक बीजाणु कौन से होते हैं? तो लैंगिक बीजाणु कवकों का जो नाम है, जब वर्गीकरण अपन करेंगे कि फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो जैसे कि एस्कोमाइसिटीज है तो उसमें एस्कोस्पोर, बेसिडियोमाइसिटीज है तो बेसिडियोस्पोर। समझ गए मेरी बात को? तो ये नाम से याद आएगा। लैंगिक बीजाणु आपको अलग से याद नहीं रखने हैं। अलैंगिक बीजाणु याद रख लेने हैं कि एक तो जूस्पोर, एक कोनिडिया। लैंगिक बीजाणु जो कवक का नाम है वही लैंगिक बीजाणु उसमें बनेगा, बस पीछे स्पोर लगा देना। जैसे कि एस्कोमाइसिटीज है तो एस्कोस्पोर, बेसिडियोमाइसिटीज है तो बेसिडियोस्पोर, ड्यूटेरोमाइसिटीज है तो ड्यूटेरोस्पोर। नहीं नहीं, ड्यूटेरोमाइसिटीज क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। उनमें लैंगिक जनन की अवस्था नहीं होती है, तो उनमें कोई लैंगिक बीजाणु भी नहीं बनेगा। समझ गए मेरी बात को? उनमें जो लैंगिक अवस्था है वो ज्ञात नहीं है, तब तो उनको ड्यूटेरोमाइसिटीज में डाला। अभी ये बात आपको समझ में नहीं आएगी, मैं बताऊंगा। लेकिन अभी के लिए इतना ध्यान रखना कि जो लैंगिक बीजाणु होता है वो ड्यूटेरोमाइसिटीज में नहीं होता, उनमें पता नहीं होता। ठीक है, तो ये देखो लैंगिक बीजाणु से होता है। अब लैंगिक जनन के अंदर 3 स्टेप होते हैं। कितने? 3 स्टेप होते हैं। कौन कौन से? पहला जो स्टेप होता है उसको अपन कहते हैं प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मोगेमी। इसमें क्या होता है सर? इसमें दो विपरीत युग्मक यानी कि गैमेट्स, दो विपरीत युग्मकों के जीव द्रव्य, या आप कह सकते हैं कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्यों का संलयन होता है। संलयन का मतलब मिलते हैं। पहला स्टेप इसमें ये होगा कि जो दो विपरीत युग्मक है, लैंगिक जनन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो 2 गैमेट्स की आवश्यकता होगी, ऑब्वियसली बात है। तो यहाँ पे पहले दोनों युग्मकों के जीव द्रव्य का संलयन होगा। दूसरा स्टेप प्लाज्मोगेमी के बाद कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस, ठीक है। दूसरा जो स्टेप हो जाएगा इसमें क्या हो जाएगा? कैरियोकाइनेसिस। इसमें क्या होगा? इनके केंद्रकों का संलयन, यानी कि दो विपरीत युग्मकों के केंद्रकों का संलयन। तो केंद्रकों का संलयन, केंद्रकों का संलयन, ठीक है। और तीसरा जो स्टेप हो जाएगा वो हो जाएगा मियोसिस। है ना? इसके द्वारा लैंगिक बीजाणुओं का निर्माण होता है। लैंगिक बीजाणुओं का निर्माण होता है। समझ में आई बात? इसके द्वारा लैंगिक बीजाणुओं का निर्माण होता है। 3 स्टेप है। प्लाज्मोगेमी यानी कि दोनों विपरीत युग्मकों के सबसे पहले साइटोप्लाज्म आपस में जुड़ेंगी, आपस में मिलेंगी। फिर उन दोनों विपरीत युग्मकों के जो केंद्रक है वो जुड़ेंगे, तो उसको कैरियोकाइनेसिस। और तीसरे फाइनल स्टेप के अंदर मियोसिस होता है, और मियोसिस के द्वारा लैंगिक बीजाणुओं का निर्माण होता है। जबकि अलैंगिक बीजाणुओं का निर्माण माइटोसिस के द्वारा, जबकि लैंगिक बीजाणुओं का निर्माण मियोसिस के द्वारा। तो लैंगिक जनन लैंगिक बीजाणुओं से। लैंगिक बीजाणु कौन से होते हैं समझ में आ गया होगा? नहीं आया तो मैं आगे और लिखवा दूंगा। जो नाम है कवक का वही लैंगिक बीजाणु, ठीक है। और इस लैंगिक जनन में 3 स्टेप होते हैं जो आपके सामने, ठीक है। क्लियर है? इतनी बातें क्लियर है? अगर इतनी बातें आपकी क्लियर है तो फिर मैं आगे बढ़ूं। अब देखो एक अलग पॉइंट, कवकों में वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कवकों में लैंगिक जनन
के दौरान विशेष प्रकार की संरचना बनती है, विशेष प्रकार की संरचना बनती है। जिसे फ्रूटिंग बॉडी कहते हैं, जिसे फलनकाय, हिंदी में तो कहते हैं फलनकाय और इंग्लिश में बोलते हैं फ्रूटिंग बॉडी। ठीक है, जिसे फलनकाय या फ्रूटिंग बॉडी कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कवकों की जो बॉडी होती है वो तो होती है कवक जाल, माइसीलियम, और लैंगिक जनन के दौरान एक विशेष प्रकार की संरचना बनती है जिसको अपन फ्रूटिंग बॉडी या फलनकाय कहते हैं। तो ये भी कवकों के अंदर ही होता है। और ध्यान रखना कब बनती है, लैंगिक जनन के दौरान जो है ये बनती है फ्रूटिंग बॉडी। ठीक है, अब फ्रूटिंग बॉडी के अंदर कुछ बातें जो आपको ध्यान में रखनी है, लेकिन रखोगे कैसे, जगह नहीं है, कहां पे लिखूं। फ्रूटिंग बॉडी जो होती है ये आपके फाइकोमाइसिटीज के अंदर तो एब्सेंट रहेगी, है ना। फ्रूटिंग बॉडी यहां पे लिख सकता हूं, दिखेगा नहीं है इसको। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? अब देखो, बेटा दो ऊपर वाला। चलो, अब ये जो फ्रूटिंग बॉडी होती है ना, ये फ्रूटिंग बॉडी या फलनकाय फाइकोमाइसिटीज जो होता है ना, फाइकोमाइसिटीज, ये मैं कवकों का वर्गीकरण करूंगा तब समझ में आएगा, लेकिन अभी मुझे बताना पड़ रहा है क्योंकि एक चीज बताने की जरूरत है। फाइकोमाइसिटीज के अंदर तो रहेगा एब्सेंट, यानी कि फ्रूटिंग बॉडी मिलेगी नहीं। ठीक है, फिर आएगा सर एस्कोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज। तो एस्कोमाइसिटीज के अंदर ये जो होती है फ्रूटिंग बॉडी, उसको अपन नाम दे देते हैं एस्कोकार्प। क्या नाम दे देते हैं, एस्कोकार्प या एस्कस, एस्कोकार्प या एस्कस। ठीक है, और बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर, बेसिडियोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, इसमें जो बनता है उसको अपन कहते हैं बेसिडियोकार्प, बेसिडियोकार्प या बेसिडियम। अब आप कहेंगे सर ड्यूटेरोमाइसिटीज, तो ड्यूटेरोमाइसिटीज में अभी मैंने बताया लैंगिक जनन ही नहीं होता हूं, तो फ्रूटिंग बॉडी कैसे बनेगी। फ्रूटिंग बॉडी की कंडीशन क्या है, लैंगिक जनन के दौरान बनने वाली संरचना फ्रूटिंग बॉडी। ठीक है, लैंगिक जनन के दौरान बनने वाली संरचना फ्रूटिंग बॉडी है, तो ड्यूटेरोमाइसिटीज का तो सवाल ही नहीं बनता, उसमें तो लैंगिक जनन ही नहीं होता, है ना। तो यहाँ पे ये चीज आपको समझ आ गई। फाइकोमाइसिटीज में एब्सेंट, उसमें फ्रूटिंग बॉडी नहीं मिलेगी। फ्रूटिंग बॉडी सिर्फ दो में मिलेगी, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज में जो फ्रूटिंग बॉडी मिलती है उसका नाम क्या है, एस्कोकार्प या एस्कस। बहुत सिंपल है, नाम से ही पता चल रहा है। और बेसिडियोमाइसिटीज में बेसिडियोकार्प या बेसिडियम। डन, ठीक है सर, डन। अब कुछ बातें देखो, एस्कोकार्प और बेसिडियोकार्प, अब ये जो फ्रूटिंग बॉडी है ना, इन्हीं के ऊपर लैंगिक जो बीजाणु है, जो सेक्सुअल स्पोर है, ये इन्हीं के ऊपर बनेंगे, फ्रूटिंग बॉडी के ऊपर बनेंगे। कैसे बनेंगे थोड़ा सा आपको समझाऊं मैं। जैसे कि ये आपका एस्कोकार्प है, ठीक है, ये आपका एस्कोकार्प है, ठीक है। एक मिनट ध्यान से आप इसको समझते जाओ। और तो ये तो क्या है, ये तो है एस्कोकार्प, ठीक है। और ये क्या है, बेसिडियोकार्प। ठीक है, ये एस्कोकार्प, ये बेसिडियोकार्प।
यहाँ पे कुछ चीजें आपको जो ध्यान में रखनी है वो ये रखनी है, कुछ चीजें जो आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। एस्कोकार्प और बेसिडियम। अब इनके ऊपर क्या बनेंगे, लैंगिक बीजाणु बनेंगे। इनके अंदर जो लैंगिक बीजाणु होते हैं ये अंतर्जात होते हैं, देखो अंदर बन रहे हैं, तो ये क्या है, अंतर्जात है। इनमें जो लैंगिक बीजाणु बनेंगे वो कैसे बनेंगे, लिख देता हूं पहले, लैंगिक बीजाणु। सबसे पहले तो लैंगिक बीजाणु अगुणित होते हैं, यानी कि एन, दिख रहा होगा। दूसरी बात, अंतर्जात बन रहे हैं। और तीसरी बात, संख्या कितनी होती है, 8 होती है। भाई देखो अंदर बन रहे हैं तो अंतर्जात, और संख्या कितनी गिन लो, 8, तो ये 8। इसके अंदर क्या होगा, बेसिडियो कार्प में जो लैंगिक बीजाणु होगा ना, ये भी अगुणित तो होगा, अगुणित तो ये भी है, लेकिन ये कैसे बन रहा है, देखो बहिर्जात, बाहर की तरफ बन रहे हैं, अंदर नहीं, तो ये बहिर्जात हो जाएगा। और संख्या कितनी है गिनो, 4, संख्या कितनी है, 4। ठीक है, तो ये दोनों के अंदर डिफरेंस है, ये इन दोनों के अंदर डिफरेंस है। ठीक है, चलो फ्रूटिंग बॉडी कवर, फ्रूटिंग बॉडी कवर। अगर इतनी बातें आपको समझ में आई तो फिर मैं आगे बढ़ूं, इतनी बातें आपको समझ में आई तो फिर मैं आगे बढ़ूं। आई थिंक क्लियर है, बता दो उसको। चलो, तो जनन हमने पढ़ लिया भाई, कायिक जनन भी होता है, अलैंगिक जनन भी होता है, और लैंगिक जनन भी होता है। ठीक है, अलैंगिक जनन अलैंगिक बीजाणु द्वारा, जूस्पोर और कोनिडियम, और लैंगिक जनन लैंगिक बीजाणु के द्वारा। अब अपन करेंगे कवकों का वर्गीकरण। अब क्या करेंगे, कवकों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई, कवकों का वर्गीकरण। कवकों को अपन 4 भागों में बांटेंगे। कितने भागों में, 4 भागों में। कौन कौन से भाग है 4, सबसे पहले अपन इसको बांटेंगे फाइकोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज। फिर दूसरा पार्ट एस्कोमाइसिटीज, तीसरा पार्ट बैसिडियोमाइसिटीज, बैसिडियोमाइसिटीज, और लास्ट ड्यूटेरोमाइसिटीज। ठीक है, 5 भागों में हमने इसको बांटा, एस्कोमाइसिटीज, बैसिडियोमाइसिटीज, सॉरी फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बैसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज। 4 बार अपने मन में इन नामों को बोलो, याद हो जाएगा। फाइको, एस्को, बैसिडियो, ड्यूटेरो। ठीक है, फाइको, एस्को, बैसिडियो, ड्यूटेरो। माइसिटीज तो सबके लास्ट में, तो ये तो याद ही नहीं रखना। ठीक है, अब ये जो फाइकोमाइसिटीज, इनके कॉमन नेम है कुछ, इनके कुछ कॉमन नेम है। जैसे कि अगर मैं बात करूं फाइकोमाइसिटीज की, तो इनको अपन कहते हैं लोअर फंजाई, लोअर फंजाई। क्यों कहते हैं लोअर फंजाई, ये कारण मैं आगे जब आपको, अब मैं आपको एक एक करके पढ़ाऊंगा, फाइकोमाइसिटीज, फिर एस्को, फिर बैसिडियो, फिर ड्यूटेरो, तो सारी चीजें अपन इनके बारे में एक एक कवर कर लेंगे। लेकिन अभी इतना ध्यान रखो कि फाइकोमाइसिटीज को लोअर फंजाई कहते हैं, एस्कोमाइसिटीज को अपन कहते हैं सेक फंजाई, सेक फंजाई। ठीक है, बैसिडियोमाइसिटीज को अपन कहते हैं क्लब फंजाई, CLUB, क्लब फंजाई। और ड्यूटेरोमाइसिटीज को अपन कहते हैं इम्परफेक्ट, इम्परफेक्ट फंजाई, इम्परफेक्ट यानी कि परफेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इनमें लैंगिक जनन का पता ही नहीं है कुछ, तो ये इम्परफेक्ट फंजाई। कॉमन नेम क्लियर, पहले नाम याद रखो, फिर उनके कॉमन नेम याद रखो। अब कभी कभार जो चीजें हैं एनसीईआरटी में तो वैसे नहीं है, फाइकोमाइसिटीज को अपन फिर से 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। फाइकोमाइसिटीज को फिर से अपन 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो oomaइसिटीज,
oomacytes और दूसरा zygomacytes। जाइगोमाइसिटीज, ठीक है, oomacytes और जाइगोमाइसिटीज, ठीक है, क्लियर है क्या? कवकों का वर्गीकरण मैं कर चुका हूं, क्लियर है कि नहीं है बताओ। मिटा दो इसको, आई थिंक सबको क्लियर है। हमने वर्गीकरण किया, 4 भागों में बांटा है बस, और कॉमन नेम याद रख लेना, ठीक है। चलो अब अपन एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन उठा रहे हैं फाइकोमाइसिटीज को। सबसे पहले अपन किसको उठा रहे हैं? फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज के अंदर क्या ध्यान में रखना आपको कि ये जो जीव होते हैं फाइकोमाइसिटीज, इनमें पोषण कैसे होता है? तो पोषण इनमें होता है अविकल्पी परजीवी, है ना, परजीवी प्रकार के होंगे, परजीवी में भी अविकल्पी। अब इनमें पढ़ना क्या, देखो बहुत सिंपल सी चीजें हैं। जैसे मैं फाइकोमाइसिटीज उठाया तो इनमें मैं आपको बताऊंगा कि इनमें पोषण क्या होगा, जो हमने पीछे चीज पढ़ी वही बात करेंगे। फिर मैं इसमें बताऊंगा कवक जाल कौन सा है, पट्टी वाला है कि अपट्टी वाला, ठीक है। जो अपन ने पीछे अभी तक पढ़ा है ना, जो मैं आपको बेस बना रहा था ना, वही चीजें रिपीट होगी। अब याद कुछ नहीं रखना है, बस सिंपल सी बातें आएगी। भाई पोषण हमने पीछे पढ़ा है कि पोषण जो है वो इनमें परपोषी होगा। परपोषी में 3 प्रकार थे, मृतोपजीवी, परजीवी, सहजीवी। तो इनमें कौन सा हो जाएगा? परजीवी हो जाएगा, है ना, उनमें से कोई एक आएगा यहाँ पे, ठीक है। अलग नई चीज यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिखेगी एग्जाम्पल के अलावा। पोषण हमने पढ़ लिया। अब पोषण के बाद अपन को क्या देखनी है? पोषण के बाद जो दूसरी चीज है, इनमें कवक जाल कैसा होगा? कवक जाल यानी कि माइसीलियम। तो कवक जाल इनमें कैसा होगा? अपट्टीय एवं अशाखित, अपट्टीय एवं अशाखित, ये दोनों साथ में ही चलते हैं। अब एक चीज ध्यान रखना, अगर वो अपट्टीय है ना तो बहुकेंद्रीय भी होगा। अपट्टीय है तो क्या हो जाएगा? बहुकेंद्रीय। ये चीज आप समझ पा रहे होंगे, क्यों? क्यों भाई? जैसे कि ये है, ये हाइफा है, तो इसमें अगर ऐसे पट नहीं बने हुए है ना, पट नहीं बने हुए हैं तो इसके एक के अंदर बहुत सारे केंद्र हो जाएंगे, तो ये बहुकेंद्रिक हो जाएगा। और पट बने होंगे तो ये अलग अलग केंद्र हो जाएंगे। समझ गए ना बात को? तो इस वजह से ये बहुकेंद्रिक भी होता है। 2 चीजें क्लियर है फाइकोमाइसिटीज के बारे में। पहले पोषण अविकल्पी परजीवी, दूसरा कवक जाल अपट्टीय एवं अशाखित, जो कि बहुकेंद्रिक भी हो सकता है। तीसरा, इनमें अलैंगिक जनन कैसे होगा? अलैंगिक जनन कैसे होगा? तो अलैंगिक जनन के लिए क्या होते हैं? अलैंगिक बीजाणु होते हैं, उसी से होगा। और इनमें जो अलैंगिक बीजाणु होता है, इनमें जो अलैंगिक बीजाणु होता है वो कौन सा होगा? जूस्पोर या कोनिडियम, या फिर दोनों? बताओ। बताओ कौन सा होगा? दोनों होते हैं, ठीक है। चल बीजाणु भी होता है और अचल भी होता है, चल एवं अचल बीजाणु। अब हालांकि इसमें देखो, अलैंगिक बीजाणु मैंने कहा ना 5 प्रकार के होते हैं, कोनिडिया और जूस्पोर के अलावा भी होते हैं, स्पोरेंजियोस्पोर, क्लेडिमाइस्पोर, तो ये अलग अलग होते हैं। अचल बीजाणु जरूरी नहीं है सिर्फ कोनिडिया हो सकता है स्पोरेंजियोस्पोर भी हो, है ना। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है कि चल और अचल दोनों प्रकार के बीजाणु इनमें मिलते हैं अलैंगिक जनन के लिए, ठीक है। अलैंगिक जनन के लिए दोनों प्रकार के बीजाणु मिलते हैं, ठीक है। तो ये इतनी बातें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। अब अपन पढ़ेंगे इसके अंदर एग्जाम्पल, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो है एग्जाम्पल। ये बातें ठीक है, यहाँ पे सवाल बनने के चांसेस बहुत कम है, सवाल बनेगा यहाँ से। अभी मैं जो लिखा रहा हूँ, एनसीईआरटी में आपके 3 एग्जाम्पल दे रखे हैं। एनसीईआरटी में
तीन एग्जांपल दे रखे। एक तो दे रखा है आपका म्यूकर, म्यूकर जिसको कहते हैं डंग मोड, डंग मोड, ठीक है। दूसरा एग्जांपल आपको दे रखा है एनसीईआरटी में राइजोपस, राइजोपस, राइजोपस को अपन कहते हैं ब्रेड या कॉमन मोड, ब्रेड या कॉमन मोड, ठीक है। तो म्यूकर को डंग मोड और राइजोपस को ब्रेड मोड या कॉमन मोड, दोनों राइजोपस के नाम। और तीसरा एग्जांपल जो एनसीईआरटी में दे रखा है वो है एल्बुगो, एल्बुगो पूरा नाम, जैसे कि एल्बुगो, एल्बुगो की एक प्रजाति होती है एल्बुगो कैंडिडा, उसमें सरसों के अंदर या जो क्रूसीफेरी पादप होते हैं उनमें एक बीमारी होती है व्हाइट रस्ट, तो वो किसकी वजह से होती है? एल्बुगो, ठीक है। तो सरसों की, सरसों या क्रूसीफेरी, क्रूसीफेरी में व्हाइट रस्ट डिजीज, ये उत्पन्न करता है, ठीक है। कौन उत्पन्न करता है? एल्बुगो कैंडिडा। तो ये तीन एग्जांपल तो आपके एनसीईआरटी में है, म्यूकर, राइजोपस, एल्बुगो। इनको तो हर हालत में याद रखना, म्यूकर, राइजोपस, एल्बुगो। और इन तीनों के बारे में याद किया रखना भाई, म्यूकर जो है वो डंग मोड है, राइजोपस जो है ये ब्रेड मोड या कॉमन मोड है, और जो एल्बुगो है ये सरसों या क्रूसीफेरी जो पादप होते हैं उनमें बीमारी उत्पन्न करता है व्हाइट रस्ट डिजीज, ठीक है। अब एक एग्जांपल आप और याद रखो तो अच्छी बात है, वो क्या है? वो है फाइटोपथेरा इन्फेस्टेंस, फाइटोपथेरा इन्फेस्टेंस। ये एक बीमारी उत्पन्न करता है आलू में विलंबित अंगमारी, आलू में विलंबित अंगमारी, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ये किसकी वजह से? फाइटोपथेरा इन्फेस्टेंस की वजह से, ठीक है। तो ये चार एग्जांपल आपको याद रखने हैं, याद रख लोगे, सिंपल सी बात है, म्यूकर, राइजोपस, एल्बुगो, ये फाइकोमाइसिटीज आपका क्लियर। बताओ इसमें कोई दिक्कत? फाइकोमाइसिटीज आपका क्लियर है। आगे बढ़ो, बेटा उसको। अब अपन क्या पढ़ेंगे? दूसरा पकड़ेंगे एस्कोमाइसिटीज, और सबसे ज्यादा चीजें यहां से पूछने की संभावना, सबसे ज्यादा। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा भी है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी, तो इसको ध्यान से देखेंगे। एस्कोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज जो है इनकी संरचना थैली जैसी होती है, थैली जैसी, इसकी वजह से इनको सेक फंजाई कहते हैं। सेक का मतलब ही होता है थैलेनुमा, है ना। तो इनको सेक फंजाई क्यों होते हैं? सेक फंजाई क्यों कहते हैं? क्योंकि थैली जैसी संरचना, थैली जैसी संरचना देखने को मिलती है, इस वजह से हम इसको सेक फंजाई कहते हैं। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना। अब सर बात करें पोषण की, तो पोषण इनमें क्या होता है? देखो, पोषण इनमें जो है वो मृतोपजीवी भी हो सकता है, वो परजीवी भी हो सकता है, ये अपघटक भी हो सकता है। तो कई प्रकार से ये अपना पोषण कर सकता है, मृतोपजीवी, परजीवी, अपघटक, जो भी इसको पसंद आएगा उससे करेगा। अगला पॉइंट सर कवक जाल, कवक जाल इसमें जो होगा वो पट्टीय एवं शाखित होगा। कैसा होगा? पट्टीय एवं शाखित, है ना। चीजें मैं कैसे पढ़ा रहा हूं, एकदम जो फाइकोमाइसिटीज पढ़ाई वैसे ही एस्कोमाइसिटीज में पढ़ा रहा हूं। कवक जाल कैसा होगा? पट्टीय एवं अशाखित। अब अगर मैं इसमें बात करूं अलैंगिक बीजाणु की, किसकी बात करूं? अलैंगिक बीजाणु, अलैंगिक बीजाणु इसमें होता है कोनिडिया। क्या होता है? कोनिडिया या अचल बीजाणु जो होगा वो इसमें हो जाएगा अलैंगिक बीजाणु कोनिडिया, ठीक है। अलैंगिक बीजाणु क्या हो जाएगा? कोनिडिया।
और लैंगिक बीजाणु क्या हो जाएगा इसमें? लैंगिक बीजाणु, इसका नाम क्या है? एस्कोमाइसिटीज। तो एस्कोस्पोर, एस्कोस्पोर, ठीक है। और ये जो एस्कोस्पोर है ये अंतर्जात रूप से एस्कोकार्प पे बनता है। ये बात हम पहले ही कर चुके हैं कि जो फ्रूटिंग बॉडी होती है एस्कोकार्प, उसके ऊपर ये बनता है एस्कोस्पोर, अंतर्जात बनता है, संख्या 8 होती है और अगुणित होता है। तो ये बात मुझे आई थिंक दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। कितनी बातें हमने कर ली भाई। पोषण क्या होता है, कवक जाल क्या होता है, अलैंगिक बीजाणु, लैंगिक बीजाणु और सेक फंजाई क्यों कहते हैं, इतनी बातें कर ली हमने, ठीक है। तो फ्रूटिंग बॉडी इनमें क्या होती है पता ही है भाई। फ्रूटिंग बॉडी इनमें क्या होगी? एस्कोकार्प होगी, एस्कोकार्प या एस्कस जिसको अपन कहते हैं, ये इसमें फलन काय होती है, ठीक है, जिसके ऊपर ये एस्कोस्पोर बनता है, जिसके अंदर, ठीक है। क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है। अब अपन देखेंगे इसमें भी इसके एग्जाम्पल जो बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। कौन कौन से एग्जाम्पल है? सबसे पहले याद रखेंगे मोरेल्स एंड ट्रफल्स, मोरेल्स एंड ट्रफल्स। मोरेल्स एंड ट्रफल्स ये क्या होते हैं सर? ये खाने योग्य होते हैं, यानी कि खाद्य होते हैं, ठीक है। मोरेल्स एंड ट्रफल्स जो होते हैं ये खाद्य होते हैं, खाने योग्य होते हैं, ठीक है। और एग्जांपल कौन से हो जाएंगे? और इसके अंदर एग्जांपल हो जाएगा क्लेविसेप्स परप्यूरिया, क्लेविसेप्स परप्यूरिया। ये क्या करता है? ये राई जो होती है, राई में अर्गोट बीमारी होती है, राई में एक बीमारी होती है अर्गोट, पूछ रहे किससे होती है? तो क्लेविसेप्स परप्यूरिया से होती है। राई में अर्गोट बीमारी कौन उत्पन्न करता है? क्लेविसेप्स परप्यूरिया। किसका एग्जाम्पल है? एस्कोमाइसिटीज का। किसका एग्जाम्पल है? एस्कोमाइसिटीज का। तो राई में अर्गोट नामक की बीमारी उत्पन्न करना। फिर इसके अंदर आ जाता है एस्परजिलस। कौन सा आ जाएगा? एस्परजिलस, एस्परजिलस। इसको अपन कहते हैं वीड ऑफ लेबोरेटरी, वीड ऑफ लेब, है ना, लेब का खरपतवार। वीड क्या होता है? खरपतवार होता है, शायद खरपतवार ही होता है। और कौन सा हो जाएगा सर? और इसमें हो जाएगा न्यूरोस्पोरा क्रेसा, या सिंपल न्यूरोस्पोरा। ये जो है इसे पादप जगत का ड्रोसोफिला कहते हैं, पादप जगत का ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला तो जंतु जगत का होता है, तो पादप जगत का ड्रोसोफिला किसे कहेंगे? न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा को पादप जगत का ड्रोसोफिला भी कहते हैं, ठीक है। और एग्जांपल है, कहां पे लिखा हूं बताओ? यहां पे बता दूं, इसको मिटा दूं मैं? और भी एग्जांपल है इसके, एग्जांपल अपन देख रहे हैं। उसके बाद एग्जांपल आता है इसमें यीस्ट, यीस्ट जिसको वैज्ञानिक नाम सैक्रोमाइसिस सेराइविसी, सैक्रोमाइसिस सेराइविसी, यीस्ट सैक्रोमाइसिस सेराइविसी। इसका उपयोग ब्रेड, बियर और वाइन बनाने में किया। ब्रेड, बियर और वाइन बनाने में यीस्ट का उपयोग किया जाता है, ठीक है। और चौथा एग्जांपल जो है वो इसमें ध्यान में रखना। चौथा तो क्या, पांचवा, छठा, पेनिसिलियम, पेनिसिलियम। ये वही पेनिसिलियम है जिससे पेनिसिलिन प्रतिजैविक बनाएंगे, पेनिसिलिन प्रतिजैविक एंटीबायोटिक, वो इससे बनाएंगे। तो सबसे पहले पेनिसिलिन प्रतिजैविक कौन से पेनिसिलियम से बनाई? पेनिसिलियम नोटेटम, है ना। ये सबसे पहले किससे बनाएगी?
कौन सी स्पीसीज थी? पेनिसिलियम नोटेटा। पूरा नाम लिखना, तो क्या लिखोगे कि सबसे पहले जो पेनिसिलिन बनाई गई वो पेनिसिलियम नोटेटम से, और अब जो वर्तमान में सर्वाधिक जो बनाई जा रही है वो किससे बनाई जा रही है? पेनिसिलियम क्राइसोजिनम। क्रायोसी कैसे लिखते हैं? क्राइसोजिनम। ठीक है, किसे बनाते हैं? क्राइसोजिनम। तो ये चीज समझ गए। अब कितने एग्जाम्पल हुए देखो, 1 2 3 4 5 और 6। इन 6 से बार वो सवाल पूछ ही नहीं सकता, 100% गारंटी। ये अगर तुमने 6 एग्जाम्पल याद रख लिए और उसमें अपन ने कितने पढ़े थे? 3 या 4, तो टोटल कितने हो गए? 10, और 4 5 आगे आएंगे। टोटल 15 एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, और एक सवाल आप श्योर हो जाओ कि यहां से बनना है। एक सवाल श्योर है यहां से बनना ही है। तो एक बार इसको रिवाइज करवाओ। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से कह रहा हूं, ये चीजें तो आपने पीछे पढ़ी हुई है, बस कुछ नहीं है ज्यादा याद रखना है। एग्जाम्पल मोरेल्स एंड ट्रफल्स, और किसके एग्जाम्पल है ये भूल मत जाना, है ना। तुम क्या करते हो, ये तो याद रख लेते हो कि मोरेल्स एंड ट्रफल्स खाने योग्य, क्लेविसेप्स राइमोरगोट बीमारी। याद ये भी रखना है कि ये एग्जाम्पल एस्कोमाइसिटीज के, ठीक है। याद ये रखना है कि फाइकोमाइसिटीज में कौन से एग्जाम्पल हो जाएंगे? एल्बुगो हो जाएगा, राइजोपस हो जाएगा, म्यूकर हो जाएगा, फाइटोपतेरा हो जाएंगे। ये फाइकोमाइसिटीज के एग्जाम्पल। यहाँ पे एस्कोमाइसिटीज में मोरेल्स एंड ट्रफल्स, क्लेविसेप्स, एस्परजिलस, न्यूरोस्पोरा, पेनिसिलियम, यीस्ट, ये इसके एग्जाम्पल। अब इनके बारे में जो बातें हैं वो तो याद रखनी है भाई। यीस्ट का प्रयोग ब्रेड, बियर, वाइन बनाने में हो सकता है, यीस्ट आ जाए, हो सकता है सैक्रोमाइसिस सेरेविसी आ जाए। पेनिसिलियम का पेनिसिलियम प्रतिजैविक बनाने में। मोरेल्स एंड ट्रफल्स खाने योग्य एस्कोमाइसिटीज होते हैं। क्लेविसेप्स परप्यूरिया राइमोरगोट बीमारी उत्पन्न करता है। एस्परजिलस वीड ऑफ लेबोरेटरी, और न्यूरोस्पोरा जिसको पादप जगत का ड्रोसोफिला कहते हैं। एक एक बात मैंने इनके बारे में लिखाई है, और ये एग्जांपल है, रट लो बस। सवाल यहीं से बनना है कंफर्म। अब तुम रट सकते हो तो सवाल सही हो जाएगा, और एग्जाम में याद नहीं है ये चीजें तो सवाल नहीं होगा। बात केवल यही है, ठीक है भाई, ठीक है। मिटा दो इसको, चलो। अब अपन पढ़ते हैं बैसिडियोमाइसिटीज। बैसिडियोमाइसिटीज क्या होता है? बैसिडियोमाइसिटीज की अगर मैं बात करूं तो इसे क्लब फंजाई कहते हैं, ये हम पढ़ भी चुके हैं, क्लब फंजाई। दूसरी बात अगर मैं बात करूं कवक जाल की, पोषण इसमें ध्यान में नहीं रखना आपको। कवक जाल की बात करूं तो जैसा पीछे था एस्कोमाइसिटीज में, वही इसमें पट्टी एवं साखित, पट्टी एवं साखित। एक चीज लिखना चाहो तो लिख लो, इसमें डोली पोर पट पाया जाता है। कौन सा पट होता है? डोली पोर, क्योंकि पट ये है तो पट कौन सा है? डोली पोर पट। वैसे ही एस्कोमाइसिटीज में मध्य पट होता है। कौन सा होता है? मध्य पट। तो ये थोड़ी डिटेल में बातें हैं, लिखना चाहो तो लिख सकते हो। लिख तो ये भी सकते हैं कि एस्कोमाइसिटीज जो होता है उसमें मध्य पट होता है, यीस्ट के अंदर वो नहीं होता है, एक्सेप्शन है यीस्ट। तो ये लिखना चाहो तो लिख सकते हो। कवक जाल, पट्टी एवं साखित, ये बात क्लियर। अलैंगिक बीजाणु कौन सा होगा सर? जूस्पोर कोनिडियम। अलैंगिक बीजाणु इसमें नहीं होता है, याद रखना। बैसिडियोमाइसिटीज में एसेक्सुअल स्पोर नहीं होता है, याद रखना इस बात। तीसरी बात, लैंगिक बीजाणु कौन सा होगा? लैंगिक बीजाणु बैसिडियोस्पोर, नाम से पता चल जाएगा। लैंगिक बीजाणु बैसिडियोस्पोर, और बैसिडियोस्पोर कहां पे बनेगा? फ्रूटिंग बॉडी पे। फ्रूटिंग बॉडी का नाम क्या है बैसिडियोमाइसिटीज में? बैसिडियोकार्पिया बैसिडियम, ठीक है। चलो
ये इतनी बातें ध्यान रखो। अब वही एग्जाम्पल, मैंने कहा ना एग्जाम्पल ही सब कुछ है। 90% सवाल आने के चांस एग्जाम्पल से, और एग्जाम्पल आपने रट लिए समझ लो लगभग लगभग आपका चैप्टर फिनिश। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल इसके अंदर सबसे पहले आता है मशरूम। क्या आता है? मशरूम, जिसको साइंटिफिक नाम कहते हैं एगेरिकस। ठीक है, मशरूम। ये जो मशरूम होते हैं ये प्रोटीन युक्त होते हैं, प्रोटीन युक्त होते हैं और खाद्य एडिबल। ठीक है, प्रोटीन से भरपूर होते हैं, खाद्य होते हैं। मशरूम वही जो आपने बरसात के टाइम सफेद सफेद जो देती है उसको क्या कहते हैं, फूम भी कहते हैं, कुछ कहते हैं पता नहीं। तो वो जो होता है वो मशरूम आपका एगेरिकस नाम जरूर से याद रख लेना, क्योंकि साइंटिफिक नेम आपसे पूछ सकते हैं, क्योंकि मशरूम तो सारे को ही पता है, एगेरिकस इसको कहते हैं। अब एक होता है इसमें टोडस्टूल। टोडस्टूल क्या होता है? टोडस्टूल। ये टोडस्टूल जो होता है ना, इसको अपन कहते हैं एमनीटा, ये इसका वैज्ञानिक नाम है। ये जहरीला मशरूम है। ये क्या है? जहरीला मशरूम है ना, तो इसको भी याद रख लेना। टोडस्टूल जो होता है वो क्या है? जहरीला मशरूम। ठीक है, रख लोगे इसको याद। ठीक है, अब एक इसमें होता है स्मट फंजाई। स्मट फंजाई, जिसको हिंदी में कहते हैं कंड कवक। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है स्मट फंजाई का? अस्टिलागो। अस्टिलागो। और एक इसमें होता है रस्ट फंजाई। रस्ट फंजाई, रस्ट फंजाई को अपन कहते हैं पक्षिनिया। पक्षिनिया, ठीक है, रस्ट फंजाई या पक्षिनिया। तो याद रखना स्मट फंजाई और रस्ट फंजाई किसके एग्जांपल है? बैसिडियोमाइसिटीज की। स्मट फंजाई को अस्टिलागो और रस्ट फंजाई को पक्षिनिया कहते हैं। रख लोगे याद, रखना ही पड़ेगा, और क्या करोगे। अब इससे दो बीमारी होती है वो आपको ध्यान में रखनी है। इसमें तो एक बीमारी आपको ध्यान में रखनी है, पक्सिनिया ग्रेमिस्ट्रिटी की, और एक आपको ध्यान में रखनी है लूज स्मट ऑफ व्हीट। इसमें बीमारी का नाम क्या है? लूज स्मट ऑफ व्हीट। ठीक है, तो स्मट नाम से ही पता चल रहा है कि ये स्मट फंजाई के द्वारा होगी। अब कौन सा होता है, तो इसमें नाम याद रख लेना, अस्टिलागो न्यूटा ट्रिटिकी। कौन सा होता है वो? अस्टिलागो, क्योंकि वैज्ञानिक नाम तो ये है ना, अस्टिलागो न्यूटा। और बीमारी किसकी? गेहूं की, तो ट्रिटिकम एस्टिवम यानी कि ट्रिटिकी। ठीक है, ट्रिटिकी। तो ये किससे होती है? लूज स्मट ऑफ व्हीट, अस्टिलागो न्यूटा ट्रिटिकी। वैसे आपको इतना डिफिकल्ट करके नहीं देगा, वो सिंपल सा पूछेगा लूज स्मट ऑफ व्हीट किससे होगा? स्मट फंजाई से। या फिर स्मट नहीं देगा तो अस्टिलागो दे देगा। ठीक है, अब एक ये हो गया लूज स्मट ऑफ व्हीट। एक होता है ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट। ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट, तो इसमें नाम ही क्या आ रहा है? रस्ट आ रहा है, मतलब रस्ट फंजाई है, यानी कि ये पक्षिनिया से होगा। ये किससे होगा? पक्सिनिया से होगा। तो पक्सिनिया, ये बीमारी किससे होती है? पक्षिनिया ग्रेमिनिस ट्रिटिकी। ठीक है, ये देखने में डिफिकल्ट लग रहे हैं लेकिन है नहीं, ध्यान से समझो। देखो, बीमारी का नाम लूज स्मट ऑफ व्हीट, सिंपल सा है, स्मट फंजाई से हो रही है। स्मट फंजाई को अस्टिलागो कहते हैं। बीमारी का नाम ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट, रस्ट यानी कि पक्षिनिया, यानी कि सिंपल सी बात है पक्षिनिया से। ये एग्जांपल आपको ध्यान में रखने हैं। रख पाओगे? बिल्कुल सर रख पाएंगे अगर सिलेक्शन लेना है। ठीक है, क्लियर है? इतनी बातें क्लियर है कि नहीं है बताओ।
मिटा दो। चलो अब अपना लास्ट कवक है ड्यूटेरोमाइसिटीज। कौन सा हो जाएगा? ड्यूटेरोमाइसिटीज। ड्यूटेरोमाइसिटीज ड्यूटेरोमाइसिटीज जिसको अपन कहते हैं इम्परफेक्ट फंजाई या अपूर्ण कवक। अब इसके अंदर ये बात अपन को समझनी है कि सर इसको इम्परफेक्ट फंजाई क्यों बोलते हैं, इसको इम्परफेक्ट फंजाई बोलने का रीजन क्या है। तो सिंपल सी बात है, ड्यूटेरोमाइसिटीज में वो कवक आएंगे, वो कवक ड्यूटेरोमाइसिटीज में आएंगे जिनकी लैंगिक प्रावस्था ज्ञात नहीं है। समझ रहे मेरी बात को? इनमें कायिक जनन होता है, इनमें अलैंगिक जनन होता है, लेकिन इनमें लैंगिक जनन नहीं होता है ना, इनमें लैंगिक जनन नहीं होता है, तब उसको ड्यूटेरोमाइसिटीज का सदस्य बोल दिया जाता है। ये वास्तव में जो एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज होते हैं उसी के सदस्य होते हैं। वास्तव में क्या होते हैं? या तो एस्कोमाइसिटीज या बेसिडियोमाइसिटीज के सदस्य है। लेकिन जब वो सदस्य लैंगिक जनन करना बंद कर दें तो अब पता नहीं चलेगा भाई इसमें लैंगिक जनन नहीं हो रहा है, तो ये कैसे पता चलेगा कि ये एस्कोमाइसिटीज है कि बेसिडियो? नहीं पता चलेगा। तो उनको एक अलग वर्ग में रख देते हैं जिसको अपन कहते हैं ड्यूटेरोमाइसिटीज। समझ गए? अब जब ये वापस लैंगिक जनन करना शुरू कर देते हैं तो ऑब्वियसली पता चल जाएगा इसमें एस्को स्पोर बन रहा है तो ये एस्कोमाइसिटीज है, बेसिडियो स्पोर बन रहा है तो बेसिडियोमाइसिटीज है ना। लैंगिक बीजाणुओं से हम ये पता लगाते हैं कि कौन से प्रकार का कवक है। ठीक है, तो समझ गए इम्परफेक्ट फंजाई क्यों कहते हैं? इनमें लैंगिक जनन का अभाव होता है। क्या होता है? लैंगिक जनन का अभाव होता है। ठीक है, कायिक जनन बिल्कुल होता है, अलैंगिक जनन ये भी होता है, लैंगिक जनन नहीं होता है ना। लैंगिक जनन का क्या होता है? इसमें अभाव होता है, यानी कि लैंगिक जनन नहीं होता। या फिर मैं यूं कहूं कि जब एस्कोमाइसिटीज व बेसिडियोमाइसिटीज, फटाफट लिख लो इसको, बेसिडियोमाइसिटीज के सदस्य लैंगिक जनन करना बंद कर दे तो इन्हें इस वर्ग में रख दिया जाता है। और जब लैंगिक जनन शुरू हो जाता है, वापस शुरू हो जाता है, तो अपने मूल वर्ग में, मूल वर्ग कौन सा हो गया? एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज, मूल वर्ग में रख दिया जाता है। बताओ इस बात को समझ पाए कि नहीं पाए? ये जो पॉइंट मैंने लिखा है इतनी लंबी चौड़ी लाइन, समझ पाए? कुछ नहीं है, मैंने कहा कि ड्यूटेरोमाइसिटीज में वो कवक आएंगे जो लैंगिक जनन करना बंद कर चुके हैं, है ना, लैंगिक जनन का पता नहीं चल पा रहा है तो उनको ड्यूटेरोमाइसिटीज में डाल दिया। अब जैसे ही वो लैंगिक जनन करना शुरू करेंगे तो उनके अंदर कौन सा लैंगिक बीजाणु बन रहा है उससे हमें पता चल जाएगा कि ये एस्कोमाइसिटीज का सदस्य है या बेसिडियोमाइसिटीज का। जिसका भी होगा उसको वापस उसकी मूल क्लास में, मूल वर्ग में डाल देंगे। ठीक है, तो वास्तव में जो ड्यूटेरोमाइसिटीज के सदस्य होते हैं वो एस्कोमाइसिटीज या बेसिडियोमाइसिटीज के ही सदस्य है, लेकिन वो अगर लैंगिक जनन करना बंद कर दें तब इनको ड्यूटेरोमाइसिटीज में डाल दिया जाता है। तो इसके बारे में विशेष बात, इसको लैंगिक जनन का इसमें अभाव होता है, इसलिए इन्हें इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी। अब देखो इसमें अलैंगिक बीजाणु कोनिडिया बनता है, अलैंगिक बीजाणु क्या बनता है? कोनिडिया। और कवक जाल कैसा होता है? पट्य एवं साकित, पट्य एवं साकित, यानी कि कवक जाल सभी के अंदर पट्य एवं साकित है, केवल अपन फाइकोमाइसिटीज को छोड़ दें, बाकी तीनों में पट्य एवं साकित प्रकार का ही
मिल रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या याद रखेंगे? एग्जाम्पल क्या याद रखेंगे? तीन एग्जाम्पल याद रखने इसमें। जैसे आपने फाइकोमाइसिटीज में तीन एग्जाम्पल याद रखे, राइजोपस, म्यूकर, एल्बुगो, ऐसे इसमें तीन एग्जाम्पल याद रखने। अल्टरनेरिया, अल्टरनेरिया, ठीक है, ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोडर्मा और कोलिटोट्राइकम, कोलिटोट्राइकम। तीन एग्जाम्पल याद रख लेना, ये कट गया, कोलिटोट्राइकम, तीन एग्जाम्पल याद रख लेना। अल्टरनेरिया, ट्राइकोडर्मा, कोलिटोट्राइकम, अल्टरनेरिया, ट्राइकोडर्मा, कोलिटोट्राइकम, रख लोगे याद? अल्टरनेरिया, ट्राइकोडर्मा और कोलिटोट्राइकम, बस तीन एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? ड्यूटेरोमाइसिटीज भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, ड्यूटेरोमाइसिटीज भी क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। अब अपन क्या पढ़ेंगे सर? अब अपन पढ़ेंगे सहजीवी वाली चीजें, सहजीवी वाली चीजें। मिटा दो इसको, अब 5 मिनट का काम है बस, ओनली 5 मिनट्स। सहजीवी क्या होता है? सहजीवी संबंध, सहजीवी प्रकार का पोषण या सहजीवी संबंध। इनमें इसमें दो जीव साथ साथ रहते हैं तथा दोनों को फायदा होता है। ये सहजीवी का मतलब है, दोनों का फायदा होता है। तो सहजीवी क्या होता है समझ गए कि भाई इसमें दो जीव साथ साथ रहेंगे और दोनों को फायदा होगा। अब सहजीवी संबंध में एक तो इसमें आ जाएगा आपका लाइकेन, एक तो आ जाएगा लाइकेन और दूसरा इसमें आ जाएगा माइकोराइजा, माइकोराइजा। अब इतना तो पता चल गया कि इसमें दो जीव साथ साथ रहेंगे और कवक पढ़ रहे हैं, मतलब एक तो कवक होगा। समझ गए बात को? दो जीव साथ साथ रहेंगे मतलब जीव दो होंगे, सहजीवी है तो दो जीव मिलेंगे, सहजीव यानी कि साथ साथ जीवन। अब दो जीव में से एक तो कवक है, दूसरा कौन सा है? तो लाइकेन में देखो, एक तो होता है कवक और दूसरा इसमें होता है शैवाल। एक होता है कवक, कवक को अपन क्या कहते हैं? फंजाई, और शैवाल को अपन क्या कहते हैं? एल्गी। तो लाइकेन में कवक और शैवाल का सहजीवी संबंध होता है। माइकोराइजा में क्या होगा? माइकोराइजा में सर एक तो हो जाएगा कवक और एक हो जाएंगे इसमें उच्चतर पादप, उच्चतर पादप, हायर प्लांट्स। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई बताओ? सिंपल सी बात है, इतनी बात समझ गई कि भाई यहाँ पे सहजीवी संबंध का मतलब दो जीव साथ साथ रहेंगे। अब सहजीवी संबंध दो है, एक लाइकेन है एक माइकोराइजा। लाइकेन में कवक प्लस शैवाल और माइकोराइजा में कवक प्लस उच्चतर पादप, हायर प्लांट्स। ठीक है, अब देखो लाइकेन में जो कवक वाला पार्ट होता है उसको क्या कहेंगे? माइकोबायोन्ट, माइकोबायोन्ट। और शैवाल वाला जो पार्ट है इसको कहेंगे फाइकोबायोन्ट। अब ये ज्यादा दिक्कत नहीं देगा, आपको पता है कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी तो माइकोबायोन्ट, शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी तो फाइकोबायोन्ट। ठीक है, माइकोबायोन्ट कवक वाला पार्ट होता है और 95% जो भाग होता है वो कवक का होता है। यानी कि लाइकेन में 95% कवक और केवल 5% क्या होता है? शैवाल। 5% क्या होता है? शैवाल होता है। अब इसके कार्य देखो, कार्य का मतलब कि साहब लाइकेन में कवक क्या काम करता है और शैवाल क्या काम करता है? दोनों के काम अलग अलग होंगे, है ना? तो कवक क्या काम करता है, शैवाल क्या काम करता है? सारे काम भाई 95% भाग कवक का है तो लगभग सारे काम यही करेगा। क्या करेगा? कि बॉडी का निर्माण, बॉडी का निर्माण, जो पूरी बॉडी होती है वो किससे बनी होती है? कवक से। ठीक है, फ्रूटिंग बॉडी, फलन काय का निर्माण, फलन काय का निर्माण,
ये सारे कवकों के काम है। काय का निर्माण, फलन काय का निर्माण, जल व खनिज लवणों का अवशोषण, जल व खनिज लवणों का अवशोषण। ठीक है, ये सारे के सारे काम कौन करेगा? ये सारे के सारे काम कवक करेगा। तो शैवाल क्या करता है यहाँ पे? शैवाल सिर्फ और सिर्फ भोजन निर्माण का काम करेगा। एक ही काम है इसका, भोजन निर्माण। खाना बनाओ, तुम भी खाओ और इसको भी खिलाओ। ठीक है, तो ये शैवाल का केवल एक ही काम है, भोजन निर्माण। बाकी सारे काम कवक कर रहा है। ऑब्वियसली करेगा भी। 95% प्रभावी डोमिनेंट कौन है? कवक है। ये तो 5% ही बेचारा, तो 5% है तो उस हिसाब का काम ये कर लेता है, भोजन निर्माण ये करता है। ठीक है, 5% है और भोजन निर्माण का काम करता है। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया? लाइकेन, लाइकेन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताओ? अब लाइकेन के बारे में दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कौन कौन से सर? एक तो ये पायोनियर कम्युनिटीज के रूप में काम करता है। सर पायोनियर कम्युनिटीज क्या होती है? पायोनियर कम्युनिटीज का मतलब है कि ऐसी जगह जहां पे जीवन संभव नहीं है, वहां पे ये शुरुआत करते हैं जीवन की। समझ गए मेरी बात को? और दूसरा, ये वायु प्रदूषण के बहुत अच्छे सूचक होते हैं। ठीक है, तो दो काम होते हैं इसके। पहला काम कौन सा है? कहां पे लिखूं इसके बारे में? इनकी अगर एप्लीकेशन की बात करूं, यहां पे लिख दूं। पहला, प्राथमिक उपनिवेशक। प्राथमिक उपनिवेशक के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पायोनियर कम्युनिटीज। ठीक है, मतलब जैसे कि कोई चट्टान है, उस चट्टान पर सबसे पहले जो उगेंगे ना, वो कौन उगेंगे? कवक उगेंगे, सॉरी लाइकेन उगेंगे। तो ये पायोनियर कम्युनिटीज के रूप में काम करते हैं। दूसरा, लाइकेन वायु प्रदूषण के बहुत अच्छे सूचक होते हैं। वायु प्रदूषण के बहुत अच्छे सूचक होते हैं, बहुत अच्छे सूचक होते हैं। ठीक है, लाइकेन वायु प्रदूषण के बहुत अच्छे सूचक होंगे, यानी कि जहां प्रदूषण ज्यादा होगा वहां लाइकेन की वृद्धि कम देखने को मिलेगी। ठीक है, यानी कि समझ जाओ, जहां पे लाइकेन की कमी है मतलब वो क्षेत्र बहुत ज्यादा प्रदूषित होता है। और मुख्यतः SO2 गैस के तो बहुत ही ज्यादा प्रदूषण के ये सूचक होते हैं। तो ये इसके बारे में, लाइकेन के बारे में ओवरऑल बातें। ठीक है, लाइकेन के बारे में इतनी बातें आपको ध्यान रखनी, रख लोगे? और कुछ बताओ तो मैं आपको देख लेता हूँ। लगभग चीजें हो गई अपनी। ठीक है, तो ये अपना हो गया माइकोराइजम। बस इतना ही ध्यान रखना है। बाकी इसमें वो होती है एक्टोमाइकोराइजा, एंडोमाइकोराइजा, तो वो छोड़ दो, उसमें इतना ज्यादा नहीं है, फिर भी देख लेना है, तो अगर किसी को देखना है देख लो। ठीक है, तो ये ओवरऑल अपना चैप्टर था। सबसे पहले अपन ने कवक पढ़ा अच्छे से, फिर अपन ने लाइकेन के बारे में पढ़ा, और माइकोराइजा छोटा सा एक बात अपन ने देखी। एक्टोमाइकोराइजा और एंडोमाइकोराइजा दो प्रकार के होते हैं माइकोराइजा। अभी मेरे पास जगह नहीं है, आप लिखना चाहो तो लिख लो। एक्टोमाइकोराइजा और एंडोमाइकोराइजा। एंडोमाइकोराइजा जो होता है वो सबसे सामान्य प्रकार का होता है, और एक्टोमाइकोराइजा जो होता है वो कम देखने को मिलता है, लगभग 10%। ठीक है, तो ये ओवरऑल अपना चैप्टर था। अब आपको आई थिंक बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि बहुत मेहनत से मैंने पूरा आपके लिए बनाया, पहले एक सीक्वेंस में तैयार किया, फिर आपके सामने डिलीवर किया। ठीक है, और अगर आपको ये अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं,
इस वीडियो को जितना हो सके आगे से आगे शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ बच्चों के कमेंट्स ये आ रहे थे सर क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करें, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए हमने टेस्ट सीरीज बना रखी है। अगर आपको नहीं पता है, माजिसा एजुकेशन एप्लीकेशन डाउनलोड करो, बायोलॉजी की टेस्ट सीरीज वहां पे आपको मिल जाएगी, बहुत ही शानदार विथ वीडियो सॉल्यूशन, यानी कि टेस्ट होने के बाद उस टेस्ट का वीडियो सॉल्यूशन आपको मिलेगा, जिसके अंदर हम आपको क्वेश्चन को टैकल करने की अप्रोच सब कुछ आपको सिखाएंगे और लगभग उस चैप्टर का रिवीजन अपन कर लेंगे। तो बहुत ही शानदार टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, अगर कोई बच्चा इच्छुक है तो वो ले सकता है, ठीक है। आज की क्लास में अपन इतना ही रखते हैं, अगली क्लास में अपन प्लांट किंगडम पढ़ेंगे, ठीक है। धन्यवाद।